अनुपमा की डिलीवरी में कुछ ही समय बचा हुआ था। अचानक से उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसने अपने पति राहुल को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगा। तो अनुपमा ने राहुल के ऑफिस में फ़ोन किया, तो पता चला वो ऑफिस से निकल चुका है। अनुपमा मेड के साथ अस्पताल पहुंची, लेकिन राहुल अभी तक हॉस्पिटल नहीं पहुंचा। आखिर राहुल कहाँ था? राहुल कॉलेज के समय से ही बहुत दिलफेक किस्म का लड़का था। वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था, लेकिन नौकरी लगने के बाद उसने शादी अपने माँ बाप की मर्जी से ही की थी। अनुपमा भी एक वर्किंग वूमन के साथ साथ बहुत ही अच्छी गृहिणी साबित हो रही थी। और हाँ, युवतियों की तरह चमक दमक से वो अपने आप को दूर ही रखती थी, लेकिन हाँ, घर के प्रति काफ़ी समर्पित रहती थी। उसके इसी गुण की वजह से राहुल भी उस पर फिदा रहता था। दोनों ऑफिस के लिए एक साथ ही कार में घर से निकलते थे। राहुल अनुपमा को उसके ऑफिस के निकट छोड़कर वो अपने ऑफिस की तरफ बढ़ जाता था। आते वक्त दोनों का साथ आना संभव नहीं हो पाता था, क्योंकि राहुल को ऑफिस में रुकना पड़ता था, जबकि अनुपमा समय से ऑफिस से निकल जाती थी और रास्ते से सब्जी वगैरह खरीदती हुई शाम 7 बजे तक घर भी पहुंच जाती थी। फिर वो स्वयं को घर के कामों में व्यस्त कर लेती थी, जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना, रात के लिए डिनर तैयार करना। ऐसे ही घर के बहुत सारे काम उसके पास होते थे। राहुल 8 बजे तक आता था और वो भी अनुपमा के कामों में हाथ बटाने लगता था। दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। संडे का दिन उनका आउटिंग का दिन होता था। कभी सिनेमा घर, कभी घूमना, तो कभी मार्केटिंग और कभी बाहर होटलों में खाना। हंसी खुशी दोनों के दिन बीत रहे थे और फिर एक दिन अनुपमा के प्रेग्नेंट होने की खबर मिली। धीरे धीरे समय गुजरता गया और वो दिन भी आया जब अनुपमा को मैटरनिटी लीव लेकर घर में रहना पड़ता था। सहायता के लिए उसने एक नौकरानी को रख लिया, जो साफ सफाई के साथ कपड़े वपड़े भी धो दिया करती थी। लेकिन हाँ, खाना बनाने का जिम्मा अनुपमा का ही था। वो उठती थी और फटाफट सब तैयारी कर गैस पर चढ़ा देती थी और घंटे 2 घंटे में खाना बनाकर रख देती थी। बाकी का काम राहुल आकर करता था, जैसे सलाद काटना या पापड़ तलना। वही फिर खाना प्लेटों में लगाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देता था और तब अनुपमा को आवाज़ देता था। दोनों खाना खाकर सो जाया करते थे। सुबह राहुल चाय और बिस्कुट खाकर ऑफिस चला जाया करता था और दोपहर के खाने के लिए कैंटीन के भरोसे पर ही रहता था। इसी तरह जिंदगी गुजर रही थी कि अचानक राहुल की मुलाकात अंजलि से हो गई। अंजलि उसके साथ कॉलेज में पढ़ती थी। अंजलि खूब गोरी चिट्ठी, लंबी और छरहरी लड़की हुआ करती थी। बड़ी बड़ी आंखें और कमर से नीचे लटकती चोटी। एक समय था जब उसके कॉलेज के सभी लड़के कॉलेज की लॉबी में उसके आने का इंतजार करते थे। उसी अंजलि को देखकर राहुल को जाने क्यों ऐसा लगा कि अंजलि में अब वो बात नहीं रह गई थी। रंग थोड़ा दब गया था और आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए थे। वो बस के लिए लाइन में खड़ी थी। राहुल ने उसे देखकर अपनी कार रोक दी और उसे आवाज़ दिया, अंजलि। अंजलि ने भी उसे देखा और उसके पास आ गई। अंजलि को भी ऑफिस ही जाना था और उसे लेट भी हो रहा था। उसने राहुल से रिक्वेस्ट किया कि क्या वो उसे ऑफिस पहुंचने में मदद करेगा। राहुल तैयार हो गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मैं भी तो ऑफिस ही जा रहा हूँ, राहुल ने कहा। आज राहुल स्कूटर से जा रहा था, बस अंजलि उसके पीछे उससे चिपक कर बैठ गई। राहुल यही तो चाहता था। कॉलेज के ज़माने में अंजलि बहुत रिजर्व रहा करती थी, किसी से बात नहीं किया करती थी। इस तरह स्कूटर पर चिपक कर बैठने की तो कल्पना भी राहुल नहीं कर सकता था। उसे बहुत अच्छा ही लगा। उसने अंजलि को उसके ऑफिस के निकट छोड़कर कहा, छुट्टी के समय तुम थोड़ा इंतजार कर लेना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ठीक है, 5 बजे मेरी छुट्टी होती है, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा।
कहकर अंजलि अपने ऑफिस चली गई। राहुल भी अपना स्कूटर घुमाकर अपने ऑफिस की दिशा में मुड़ चुका था। आज संभवतः उसे ऑफिस पहुंचने में देर हो जाएगी, क्योंकि अंजलि का ऑफिस रास्ते में नहीं पड़ता था। वो स्कूटर तेज चलाकर टाइम पर ऑफिस पहुंचने की कोशिश कर रहा था। शाम होते ही राहुल का मन बेचैन होने लगा। इतना तो उसने कभी अनुपमा के लिए भी नहीं सोचा था। आराम से अपनी ड्यूटी पूरी कर ही वो घर लौटता था। सब्जी भाजी सबकी चिंता अनुपमा को ही रहती थी। वो अपने समय से घर पहुंच जाता था और खा पी कर आराम से सो जाता था। अंजलि के लिए उसके दिल में बेचैनी थी। उससे वो बात करना चाहता था। आखिर क्या बात हो गई थी उसके साथ? इतना रंग कैसे दब गया था उसका? इन्हीं सब बातों को लेकर वो परेशान था। उसने अपने जूनियर को पटाया कि वो थोड़ी देर के लिए उसका भी काम देख लेगा, और खुद ठीक 5 बजे निकलकर अंजलि के ऑफिस के पास पहुंच गया। अंजलि आई। राहुल को इंतजार करते देख उसे बहुत अच्छा लगा। वो तुरंत उछलकर राहुल के स्कूटर पर बैठ गई और दोनों व्यक्ति वहां से किसी नए प्रेमी जोड़े की तरह निकल गए। दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़े थे, इसीलिए थोड़े बेतकल्लुफ भी थे। ये बात और थी कि कॉलेज के ज़माने में अंजलि राहुल को इतना भाव नहीं देती थी। राहुल की भी समझ में नहीं आ रहा था कि अंजलि इतना कैसे बदल गई। खैर, उसे इससे कोई मतलब भी नहीं था। अब तो वो उसे वो रिस्पेक्ट दे रही थी जो वो डिजर्व करता था। राहुल ने कुछ ऐसा ही सोचा। दोनों एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर कॉफ़ी पी, कुछ गपशप हुई, फिर वहाँ से निकले। राहुल ने अंजलि को उसके घर के नज़दीक छोड़ा और खुद अपने घर की ओर निकल पड़ा। रेस्टोरेंट में जो उनके बीच बातचीत हुई, उसका निष्कर्ष यही था कि ग्रेजुएशन का रिजल्ट आने से पहले ही उसके पापा का देहांत हो गया था, और घर की सबसे बड़ी संतान होने के कारण घर की जिम्मेवारी उस पर आ गई थी। इसीलिए ग्रेजुएशन के रिजल्ट के साथ ही उसे पापा की जगह पर एक मामूली सी नौकरी मिल गई। फिर घर में छोटे छोटे भाई बहनों की ज़रूरतें पूरी करते करते कब उसकी उम्र निकल गई पता ही नहीं चला। उसके बाद तो सभी भाई बहन अपने अपने घर चले गए। वो सिर्फ 2 कमरों के एक किराए के फ्लैट में रह गई। उसमें भी कभी कभी मकान मालिक घर खाली करने का दबाव बनाने चला आता है। ऐसे में वो क्या करे? भाई बहनों की पढ़ाई और शादी के लिए इतना लोन उठा लिया था। अब बैंक वाले लोन देने से साफ मना कर चुके थे। उनका कहना है कि पिछला लोन क्लियर करें, तभी हम और लोन दे सकते हैं, वरना नहीं। इसीलिए अब उसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय मकान मालिक की हाँ में हाँ मिलाने की। उस पर से भी वो कब तक उसे रहने देगा, कहना मुश्किल है। राहुल अपने घर जाते जाते भी अंजलि के बारे में ही सोच रहा था। कैसी सुखमय जिंदगी जी रही थी, और आज तकदीर ने उसे कहाँ पर लाकर पटक दिया। उसकी आज की परिस्थिति को सोचकर भी राहुल द्रवित हो उठता था। रोज 8 बजे घर पहुंचने वाला राहुल उस दिन 9:30 बजे के आसपास घर पहुंचा। इत्तेफाक से उस दिन अनुपमा की तकलीफ भी बहुत बढ़ी हुई थी। उसकी कमर में काफ़ी दर्द था। वो ऐसी दर्द की स्थिति में ही बेड से उठने के लिए मजबूर थी। उसने सोचा, जरूर राहुल के दफ्तर में कोई ज़रूरी काम आ गया होगा, इसीलिए वो समय से नहीं निकल पाया। इसीलिए उस दर्द की स्थिति में भी उसने घर का सारा काम कर लिया। अब वो सिर्फ राहुल के आने का इंतज़ार कर रही थी, ताकि वो आए तो दोनों साथ में खाना खा सकें। राहुल आते ही ऑफिस में काम ज़्यादा होने का रोना रोया। फिर देर से निकला तो रास्ते में ट्रैफिक भी अधिक था, वगैरह वगैरह कहते हुए उसने अनुपमा को समझा दिया कि इस वजह से उसे आने में देर हो गई। अनुपमा भी क्या करती? राहुल ने उससे कभी कुछ छुपाया नहीं था, ना ही कभी झूठ बोला था, तो उसने उसकी बातों को सत्य मान लिया। लेकिन राहुल के मन में ये घर कर गया था कि आज उसने अनुपमा के साथ सही नहीं किया, परंतु फिर भी उसमें सत्य बताने की हिम्मत नहीं हुई। अब वो प्रायः रोज ही अंजलि से मिलने लग गया और रोज ही अनुपमा को गलत सलत
पट्टी पढ़ाने लग गया। अनुपमा भी बेचारी क्या करती, उसे अपने पति की बातों पर विश्वास करना ही था। वो कहीं आने जाने में असमर्थ थी। राहुल ने उसकी इसी कमजोरी का खूब फायदा उठाया। राहुल अब प्राय अंजलि से मिलने लग गया था। अंजलि भी, जो कभी कॉलेज के ज़माने में उसे भाव तक नहीं देती थी, वो उससे कहने लगी थी कि वो उससे मिलने का इंतज़ार करती है। रोज़ शाम के 5 बजे का उसे इंतज़ार रहता है। राहुल के लिए ये बातें उसे बहुत खुश करने वाली होती थी। वो फूले नहीं समाता था। वो रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ गिफ्ट भी लाकर अंजलि को देता था। यहाँ तक कि वो संडे को भी अनुपमा से काम का बहाना बनाकर अंजलि से मिलने जाया करता था। अनुपमा को कहता, संडे बॉस ने स्पेशल पार्टी रखी है, कहकर घर से निकल जाता और अंजलि के साथ किसी थिएटर में सिनेमा देखता, कॉफ़ी पीता और कभी कभी रात का डिनर कर अंजलि को उसकी सोसाइटी के करीब छोड़कर ही घर लौटता था। अनुपमा के पूछने पर कुछ न कुछ बहाना बना देता। कहता बॉस ने रोक लिया, कहा डिनर के बाद चले जाना। इस तरह राहुल मस्ती से अंजलि के साथ गुलछर्रे उड़ाकर रात को घर लौटता और अनुपमा को बहला फुसला कर सो जाता था। ये लगभग राहुल की आदत सी हो गई थी। अब वो शायद ही कभी ड्यूटी के बाद सीधा घर आता था। जैसे पहले वो शाम को 8 बजे तक आ जाया करता था। किसी दिन जब अंजलि ही किसी कारणवश उसे मिलने से मना कर देती थी, उसी दिन वो समय से 8 बजे घर आ जाता था और अनुपमा के लिए अपना कंसर्न दिखलाता था। जैसे क्या करूं, मैं तो हमेशा ही टाइम पर घर आकर तुमसे मिलना चाहता हूं, लेकिन कभी कभी इस नौकरी की खातिर ही मैं मजबूर हो जाता हूं और समय से घर नहीं आ पाता हूं। मुझे ऑफिस में ठहरना थोड़े ही ना अच्छा लगता है, लेकिन क्या करूं, नौकरी है, सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। अनुपमा भी सोचती कि शायद हो सकता है राहुल के बॉस ही उसे रोक लेते होंगे। राहुल भी अब सीनियर पोजीशन पर थे। शायद इस वजह से बॉस की अपेक्षाएं राहुल से बढ़ गई होंगी। लेकिन फिर भी वो सोचती कि अचानक से अपेक्षाएं बढ़ने की वजह क्या हो सकती है। राहुल भी बहुत पहले से ही सीनियर पोजीशन पर थे। इस वजह से ही तो वे अक्सर 8 बजे के बाद ही घर आते थे। फिर भी उसने अपने दिल को बहला लिया था कि शायद ऑफिस में काम बढ़ गया होगा, तो इसीलिए राहुल को अब ज़्यादा देर तक रुकना पड़ता होगा। उसने राहुल से कोई प्रश्न नहीं किया और घर की जिम्मेदारियों से भी कभी मुंह नहीं मोड़ा। एक संडे राहुल हमेशा की भांति काम का बहाना बनाकर घर से निकल गया। अनुपमा दर्द में भी अपनी नौकरानी की सहायता से घर के काम निपटा रही थी कि बाहर के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। अनुपमा को आश्चर्य हुआ कि इस वक्त कौन हो सकता है। फिर भी वो गई और बाहर का दरवाज़ा खोला। सामने रामलाल जी थे, हाथों में फूलों का गुलदस्ता पकड़े हुए और एक रंगीन लिफाफे में भी कुछ था। अनुपमा चौंक गई। रामलाल जी राहुल जी के बॉस थे। इन्हीं का नाम लेकर तो राहुल आज ऑफिस गया था। तो फिर ये जनाब यहाँ कैसे? क्या बात हो सकती है? कहीं मेरे पति को ऑफिस में इंगेज कर ये मुझसे मिलने तो नहीं आए हैं? कई तरह के प्रश्न अनुपमा के दिमाग में कौंधने लगे। फिर भी उसने अपने पर काबू किया और एक तरफ खिसक कर रामलाल जी को अंदर आने के लिए कहा। रामलाल जी ने फूलों का गुलदस्ता और रंगीन लिफाफा अनुपमा को पकड़ाया और अंदर सोफे पर आकर बैठ गए। और भाई, ये राहुल जी क्या आज संडे मना रहे हैं? कहाँ हैं? रामलाल जी ने पूछा। अनुपमा को बहुत आश्चर्य हुआ। वे तो ऑफिस गए हैं, उन्होंने कहा। आपने आज उन्हें ऑफिस आने के लिए कहा है? अनुपमा ने कहा। अब आश्चर्य करने की बारी रामलाल जी की थी। उन्होंने अपने आप को संभाला, फिर कहा, मैंने बुलाया है? ओहो, मैं भूल गया शायद। बहुत पहले कहा था ना, इसीलिए भूल गया। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। मैं चलता हूँ कहकर वे एकदम से उठ खड़े हो गए। अरे क्या हुआ, बैठिए तो, चाय वाय पी कर जाइएगा, कहकर अनुपमा ने उन्हें रोका। तब तक वे रुके। वे काफ़ी गंभीर नजर आ रहे थे। इस बीच उन्होंने बातचीत भी बहुत कम ही की।
सिर्फ हाँ हूँ जी जैसे शब्दों का ही प्रयोग करते रहे और जल्दी से चाय खत्म कर उठकर खड़े हो गए। माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी तबीयत का हाल चाल जानने के लिए आया था, लेकिन अब फिर किसी दिन आऊँगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए। ऑफिस में राहुल जी भी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, कहकर वे बाहर निकल गए। जाने को तो रामलाल जी चले गए, लेकिन अनुपमा को दुविधा में डाल गए। अनुपमा को अभी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि जिस शख्स ने ऑफिस के काम के लिए लोगों को बुलाया, वो स्वयं कैसे भूल गया और किसी ने भी ऑफिस से उन्हें कॉल क्यों नहीं किया। ये बात अनुपमा को कुछ हजम नहीं हो रही थी, लेकिन उस विषय पर ज़्यादा ना सोचते हुए उसने घर के कामों पर ध्यान देना शुरू किया। सारा काम पसरा हुआ था, नौकरानी एक एक कर निपटा रही थी। ये बड़े किस्मत की बात थी कि उसे नौकरानी बहुत अच्छी मिली थी। हम उम्र थी, अतः बातचीत भी बेतकल्लुफ़ी से भरी होती थी। नौकरानी ने ही पूछा, क्या कह रहा था वो मेम साहब? अरे वो इनके ऑफिस के बॉस हैं, उनके बारे में पूछ रहे थे तो मैंने कह दिया कि आप ही के बुलावे पर तो वे ऑफिस गए हैं। तो वे कहने लगे कि हाँ हाँ तुम ठीक कह रही हो, अच्छा अब मैं चलता हूँ। क्या मेम साहब, ऐसा कहीं होता है? काम के लिए आप बुलाएंगी और मेरे आने के बाद पूछेंगे क्या कि क्यों तुम आई? क्या शांता, कैसी बातें करती है तू? ये घर का काम है और वो ऑफिस का काम है, दोनों में फ़र्क तो है ना। हो सकता है इन साहब को ही याद नहीं रहा होगा कि उन्होंने आज सबको काम पर बुलाया है। क्या आदमी लोग जो काम के लिए आया है वो पूछेगा नहीं कि जब बुलाया है तो वो खुद क्यों नहीं आया? मेरे को तो कुछ गड़बड़ लगती है। गड़बड़ तो अनुपमा को भी लग रही थी, लेकिन वो बेचारी किससे कहे। उसने शांताबाई को डपट दिया, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ लगती रहती है। जब वे कह रहे हैं कि वे भूल गए तो हो सकता है सच में भूल गए होंगे। अच्छा चल, चाय पिएगी? मैं बनाती हूँ चाय। अरे आप क्यों बनाएंगी, मैं बनाती हूँ ना, एकदम मस्त चाय। ऐसे में आप क्यों चाय बनाएंगी? आप जाइए सोफा में बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। कहकर शांताबाई ने चाय का बर्तन अनुपमा के हाथ से ले लिया। अनुपमा भी कुछ सोच में पड़ गई। ये नौकरानी होकर भी बात को समझ रही है। ये तो मैं हूँ कि उसे दूसरी बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आज इनके आने पर पूछना ही पड़ेगा कि ये माजरा क्या है। तुम जिसका नाम लेकर कहते हो कि उसने तुम्हें काम पर बुलाया है और वही तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रहा है, ये क्या बात हुई? शांता उसके लिए एक कप में चाय लाकर टेबल पर रख दी और स्वयं के लिए एक स्टील के ग्लास में भरकर चाय और साथ में एक रोटी लेकर वहीं उसके सामने ही जमीन पर बैठ गई और चाय के साथ रोटी खाने लगी। अनुपमा को हंसी आ गई। उसने कहा, शांता रोटी एक प्लेट में रख लेती ना, और सब्जी भी तो थी, सब्जी क्यों नहीं ली? सब्जी के साथ मैं रोटी नहीं खाती, मैं तो मस्त चाय में रोटी डुबा डुबा कर खाती हूँ, इसीलिए तो मैं ग्लास भरकर चाय लेती हूँ और मुझे तुम्हारे घर की चाय बहुत अच्छी लगती है, शांता का जवाब था। अनुपमा मुस्कुरा कर रह गई। उसने अपनी चाय पीकर कप सिंक में डाल दिया और वापस सोफे पर आकर बैठ गई। शाम को राहुल आए तो अनुपमा ने सिर्फ इतना ही कहा, रामलाल जी आए थे। हाँ हाँ, क्यों नहीं आएंगे भला, उन्होंने ही तो हमें काम पर बुलाया था, तो वे क्यों नहीं आते? राहुल जी का जवाब था। अनुपमा ने तो उसे बताया था कि रामलाल जी आए थे, ना कि पूछा था। परंतु राहुल जी के मन में चोर को लगा कि उससे पूछा जा रहा है। बस यही उससे गलती हो गई। वैसे कहा भी गया है कि 100 दिन का चोर भी एक दिन पकड़ा ही जाता है। अनुपमा असमंजस में पड़कर राहुल का चेहरा देखने लगी। राहुल भी गड़बड़ा गया कि क्या उसने कुछ गलत जवाब दे दिया। उसने हड़बड़ा कर फिर पूछा, क्या कह रही थी तुम? कुछ नहीं, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ, थक गए होगे, कहकर वो किचन में खाना गर्म करने लगी। राहुल की समझ में कुछ नहीं आया। वो हाथ मुंह धोने बाथरूम में जा घुसा। उसके दिमाग में हलचल मची रही कि आखिर उसने ऐसा क्या कह दिया कि अनुपमा चौंक कर उसे देख रही थी। धड़कते दिल से हाथ मुंह धोकर वो डाइनिंग टेबल पर आ गया।
डाइनिंग टेबल पर उसने देखा एक फ्लावर बुके फ्लावर वास में लगा हुआ था और एक रंगीन लिफाफा डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ था। कौन आया होगा वो सोचने लगा। अनुपमा आई और खाने की प्लेटें लगाने लगी। बहुत हिम्मत करके राहुल ने पूछा, ये गुलदस्ता और फलों के पैकेट कौन दे गया? बड़े ही निर्विकार भाव से अनुपमा ने कहा, रामलाल जी। राहुल सन्न रह गया। तुमने बताया नहीं? राहुल ने लड़खड़ाती जुबान से पूछा। बताया तो था, तुम्हारे आने के साथ ही मैंने बताया था। तुमने क्या सुना नहीं? अनुपमा ने उसी निर्विकार भाव से जवाब दिया। ओ, तो वो जनाब यहाँ आए थे, हमें लगा घर गए होंगे। राहुल ने फिर एक झूठ बोला, लेकिन तुमने तो अभी कहा कि वे ऑफिस आए थे। हाँ, तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? आए थे वे वहाँ, फिर मुझसे कह कर गए कि उन्हें कुछ काम है जिसे वे निपटा कर आएंगे। मैंने सोचा शायद घर गए होंगे, मुझे क्या पता था कि उन्हें यहाँ आना था। राहुल ने बड़ी ही ढिठाई से ये बात कही। अनुपमा ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बर्तन समेट कर चली गई और हाथ मुंह धोकर रूम बंद कर सोने चली गई। उसके मन में उथल पुथल मची थी। इतने वर्ष के वैवाहिक जीवन में सक्का एक कीड़ा अपना सर उठाने लगा था। रामलाल जी की बातों से साफ जाहिर था कि वे ऑफिस ही नहीं गए थे, वे सीधे यहीं आए थे और आते ही ये भी पूछा था कि क्या राहुल जी अभी तक सो रहे हैं। लेकिन अनुपमा ने कुछ कहा नहीं और चुपचाप सोचती रही कि आखिर ये क्या हो गया उसकी जिंदगी में। दूसरे दिन राहुल सुबह उठकर तैयार हुआ और ऑफिस चला गया। ऑफिस में उसके बॉस ने उसकी क्लास लगाई कि उसने कहा किसी को संडे के दिन काम पर बुलाया था, तो उसने क्यों अपनी बीबी से ये कहा कि उसे संडे के दिन काम पर बुलाया गया। राहुल ने कान पर हाथ रखते हुए कहा कि उसे माफ़ कर दे, उसे कहीं जाना था इसीलिए उसने ऐसा बहाना अपनी बीबी के सामने बनाना पड़ा था। फिर भी बॉस ने उसे समझाते हुए कहा कि ये गलत बात है, उसे ऑफिस के नाम पर झूठ नहीं बोलना चाहिए था। राहुल जी का मन अब और बढ़ गया। उसे पहली बार जो झूठ बोलने में तकलीफ हुई थी, अब वो जाती रही। अब तो वो झूठ बोलने का आदी हो चुका था, हर बात पर ही झूठ बोलने लगा था। उधर अनुपमा में भी काफ़ी बदलाव हो चुका था। पहले अनुपमा घर परिवार के प्रति समर्पित रहती थी, लेकिन अब जाने क्यों उसका मन उचट गया था। किसी काम में उसका मन नहीं लगता था। हर समय प्रसन्न रहने वाली अनुपमा अब उदास रहने लगी थी। अब उसे राहुल की किसी भी बात का विश्वास नहीं होता था। उसे घर में कैद रहना भी अब अच्छा नहीं लगता था। वो चाहती थी कि जल्द से जल्द डिलीवरी से मुक्ति मिले और वो अपने बेबी के साथ ही ऑफिस जाए और बेबी को शिशु घर में रखकर अपने काम पर ध्यान दे। अब उसे राहुल की बातों में प्यार की जगह बनावटीपन ही दिखता था। धीरे धीरे वो भी समय आया जब उसे अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ी। उस दिन भी राहुल अनुपमा के साथ नहीं था। उन्होंने पहले ही फ़ोन पर सूचित कर दिया था कि उसे ऑफिस में कुछ काम है, इसीलिए आने में देर हो जाएगी। अनुपमा ने भी कुछ नहीं कहा। उसने तो अब कुछ कहना ही छोड़ दिया था। लेकिन अस्पताल जाने के समय जब फ़ोन आया तो रामलाल जी ने फ़ोन उठाया और कहा, राहुल जी तो पहले ही निकल गए, बता रहे थे कि शायद आपको लेकर हॉस्पिटल जाना पड़े। देखिए कुछ देर इंतजार कर लीजिए, शायद रास्ते में हूँ। अनुपमा ने फ़ोन रख दिया। अपनी मेट शांता की मदद से ऑटो बुलवाई और घर बंद कर हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल में तुरंत उसे एडमिट कर लिया गया। अनुपमा ने घर की चाबी शांता को दे दी और कहा, जब राहुल आए तो उसे दे देना। अनुपमा को भीषण दर्द उठा और उसे लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया गया। थोड़ी देर के बाद अनुपमा की गोद में एक सुंदर स्वस्थ लड़की देकर नर्स ने पूछा, इसके पापा नहीं आए क्या? नहीं, उन्हें ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली है। अनुपमा ने कहा, क्या मैडम कैसी बात कर रही हो? आज के दिन उनको ऑफिस क्यों जाने दिया था? आपको हॉस्पिटल लेकर आना चाहिए था। आज तो उनको आपके साथ होना चाहिए था। आज के दिन वो ऑफिस गए ही क्यों? अनुपमा ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपनी बेटी की कोमल त्वचा को सहलाती रही।
दुलारती रही। थोड़ी देर के बाद कुछ जरूरी हिदायतें देकर नर्स वहां से चली गई। राहुल करीब 7 बजे हॉस्पिटल पहुंचा और शिकायत करने लगा, यार अनुपमा, तुम्हें मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना, मैं उसी समय ऑफिस से छुट्टी लेकर आ जाता। क्या यार, तुमने मुझे ऐसे समय पर भी फ़ोन नहीं किया? मैंने फ़ोन किया था, रामलाल जी ने बताया कि तुम पहले ही घर के लिए निकल चुके हो। हाँ यार, मैं तो निकल चुका था, पर रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, इसीलिए पहुंचने में देर हो गई। घर का दरवाज़ा बंद देखकर मैं शांताबाई के घर गया तो मुझे पूरी बात मालूम हुई। सॉरी यार, मैं समय से नहीं पहुंच सका। अब मेरी बेटी कहाँ है, दिखाओ ना। राहुल ने बात संभालते हुए कहा। अनुपमा ने पास ही रखे झूले की ओर इशारा कर दिया। झूले में उसकी बेटी सो रही थी। राहुल ने खुश होकर उसे गोद में उठा लिया और उसे गोद में लेकर झुलाने लगा। अनुपमा को पता नहीं क्यों इसमें भी बनावटीपन झलक रहा था। जो आदमी ऑफिस से छुट्टी लेकर घर आने के लिए निकला, वो 5 बजे तक भी घर नहीं पहुंच पाया। आखिर क्यों? अनुपमा को अब राहुल की किसी भी बात का भरोसा नहीं रहा था। राहुल ने दूसरे दिन की छुट्टी कर ली थी। अनुपमा के लिए खाना पीना सब मेड से बनवा कर लेकर सुबह सुबह पहुंच गया। अनुपमा का अच्छी तरह ख्याल रखा, अपनी बेटी को भी प्यार किया और उस दिन वो कहीं नहीं गया। हॉस्पिटल से छुट्टी होने पर अनुपमा के लिए कार लेकर आया और अपनी बेटी को गोद में लेकर और अनुपमा का भी हाथ पकड़कर अपने साथ घर लेकर आया। घर के काम के लिए उसने एक और मेड कर ली। झाड़ू पोछा और साफ सफाई के लिए शांताबाई थी ही। लेकिन घर आने के 2 दिन बाद से ही राहुल ने फिर से अपनी पुरानी हरकतें शुरू कर दी थी। नाश्ते के बाद अनुपमा को 5 मिनट में आता हूँ कहकर जाता और 2 घंटे बाद आता। वही बात वो शाम को भी दोहराता। अनुपमा को समझ में नहीं आता कि आखिर कौन से जरूरी काम के लिए राहुल जाता था, पर राहुल ने तो जैसे अंजलि की जिम्मेदारी उठाई हुई थी। वो सुबह अंजलि को ऑफिस छोड़ने जाता था और शाम को ऑफिस से घर छोड़ने के लिए निकलता था। राहुल को लगता था कि वो ये कार्य सबकी नज़रों से बचाकर कर रहा था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि कोई भी कार्य ऊपर वाले की नज़रों से बचाकर नहीं कर सकता था। अनुपमा से मिलने उसकी ऑफिस की सहेली रिया आई। साथ में बुके फल, एक लिफाफा और घर का बना काजू बादाम का हलवा लेकर आई थी। काफ़ी देर बैठकर बातें करती रही। मेड के हाथ की बनी चाय भी पी और साथ में ये भी पूछा, क्या जीजू ने ऑफिस से छुट्टी नहीं ली? नहीं नहीं, ली है ना, वे छुट्टी पर ही हैं इन दिनों, अनुपमा ने कहा। लेकिन मैंने तो उन्हें मेन रोड पर एक महिला के साथ स्कूटर में बैठकर कहीं जाते हुए देखा है, रिया ने कहा। कब? अभी जब मैं ऑफिस से ऑटो लेकर तुम्हारे घर के लिए आ रही थी तब। ये रिया का जवाब था। अनुपमा शॉक्ड हो गई। जब भी वो सोचती कि वो राहुल की गलती के लिए उसे माफ़ कर देगी, तभी उसे मालूम होता कि नहीं, राहुल ने गलती नहीं गुनाह किया है। उसने किसी तरह अपनी सहेली के जाने तक खुद को संभाले रखा, परंतु उसके जाते ही वो उसके पीछे दरवाज़ा बंद कर फपक फपक कर रो पड़ी। क्या कमी रह गई थी उसके प्यार में, वो सोचती रह गई। राहुल जब घर लौटा तो घर में ताला बंद था। शांताबाई ने घर की चाबी लेकर दरवाज़ा खोला। अंदर आया तो उसे लगा टीवी ऑन थी। टीवी चलने की आवाज़ें आ रही थी। अंदर जाकर देखा तो सच में टीवी चल रही थी। स्क्रीन पर उसका और अंजलि का प्रेम प्रसंग दिखाया जा रहा था। किसी दृश्य में वो और अंजलि स्कूटर में उड़े चले जा रहे थे। किसी दृश्य में मार्केटिंग करते हुए दिखाया गया था। एक दृश्य उसमें से किसी सिनेमा हॉल का था, अगला दृश्य होटल के किसी कमरे का, और एक दृश्य में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुछ बातें कर रहे थे। राहुल के पांव तले की जमीन खिसक गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था टेबल पर उसे अनुपमा के हाथों की लिखी एक पर्ची मिली। तुम्हें तुम्हारा प्यार मुबारक। मैं अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे खोजने की तकलीफ ना करना। राहुल वहीं फर्श पर गिर पड़ा। उसे लगा कि आसमान उसके सिर पर आ गिरा।
या उसके पाँव के नीचे जमीन ही नहीं रही। वो फपक फपक कर रो रहा था। आज उसके किए की सजा उसे मिल गई थी। अंजलि पर उसने तरस खाकर उसका सारा कर्ज अपने सर ले लिया था। अंजलि को एक बढ़िया 2 कमरे का फ्लैट दिला दिया था। इतना कुछ करने के बाद भी अंजलि उसकी नहीं हुई थी। उसने उसे साफ साफ कह दिया था कि ना तो वो उसे पहले पसंद करती थी और ना ही अब, और जो कुछ भी उसने उसके लिए किया वो भी उसने उससे कभी नहीं मांगा था। अंजलि ने तो उसे यहाँ तक कह दिया कि जो व्यक्ति प्रसव वेदना में तड़पती अपनी पत्नी का साथ छोड़ आज मेरे साथ खड़ा है, वो व्यक्ति कल मुझे भी ऐसी ही पीड़ा में मुझे छोड़ सकता है। अतः तुम जाओ तुम्हारे रास्ते, मुझे मेरा एकाकीपन ही प्यारा है। राहुल लुटा पिटा सा घर आ गया था। घर भी अब उसे उसके गुनाहों को याद करा रहा था। अपने किए पर वो स्वयं पछता रहा था। आज उसे अपने किए का एहसास हो रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसी तरह आज राहुल पर एक और कहावत फिट बैठती है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अनुपमा आत्मनिर्भर थी, इसीलिए उसने अपनी बेटी के साथ रहना ही ठीक समझा, धोखेबाज पति के साथ नहीं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।